Hello everyone, this is Dr. Kusma. I'm a physiotherapist working at Green Life Multi-Speciality Hospital, Hyderabad. मैं अभी रिसेंटली माइलो में ज्वाइन हुई हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट. मेरी वजह से सबको यू विल गेट सम ऑफ द अवेयरनेस. मे बी आई विल बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई कैन हेल्प ईच द पीपल. आई कैन रीच यू आउट. सो आज मेरा टॉपिक है पोस्टपार्टम वेट लॉस. तो एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. प्रेगनेंसी एक ऐसा मोड है जिसमें विच एवरी वुमेन एंजॉयज इन हर लाइफ टाइम. प्रेगनेंसी खुशियों के साथ आता है. इट कम्स अलॉन्ग विथ मतलब लिसनिंग टू योर फर्स्ट बेबीज हार्ट बीट या फिर बेबी के किक्स, देन बेबी अराइविंग, बेबी एवरीथिंग. लेकिन इन सब चीज़ों के साथ यू ऑल्सो हैव थोड़ी चीज़ें लाइक आपका पेट बढ़ जाता है, वज़न ज़्यादा हो जाता है, थोड़े लोग का पोस्चर मतलब बैठना चलना बदल जाता है. महीने बढ़ते गए और आपका वॉकिंग स्टाइल चेंज हो जाता है. तो उन सब के लिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग थोड़े रिलैक्सेशन एक्सरसाइज नहीं तो थोड़े मसाज टेक्निक्स ये कराते हैं आफ्टर डिलीवरी भी, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी एक्सरसाइजेस नहीं स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी अभी तो आपने डिलीवर किया है, आपकी बॉडी को नॉर्मल वापस शेप लेना है, इट शुड एडजस्ट, तो थोड़ा टाइम लगेगा. इसलिए हम लोग आपको थोड़े रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं. तो ये थोड़े टेक्निक सीखने से क्या होता है, यूजुअली आफ्टर प्रेगनेंसी भी आपको बैक पेन, लेग पेन्स या फिर लेग क्रैम्प्स ज़्यादा रहते हैं. अगर सी सेक्शन हुआ है तो एब्डोमिनल पेन बहुत रहता है. अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो कंपैरेटिवली पेन में भी लेस रहता है सी सेक्शन से, क्योंकि सी सेक्शन इन्वॉल्व्स अ बिग स्टिच एंड अ बिग स्कार. तो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट इट विल बी नाइस आप लोग तक मैं पहुंचूं माइलो के द्वारा और आपको हेल्प कर सकूं. स्टार्टिंग विद दिस सेशन, सम ऑफ द बेसिक टिप्स जो हम करते हैं आफ्टर डिलीवरी, लाइक बैठना कैसा है, क्या करना है, वो सब एक सीक्वेंस में होना चाहिए. तो व्हेन कमिंग टू द सिटिंग पोजीशन, आपको जब बैठना है इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, जब आप उठते हो, हॉस्पिटल में तो आपको चला देते हैं, सब हो जाता है, लेकिन घर आने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, व्हाट प्रिकॉशंस यू शुड टेक. तो सिटिंग पोजीशन मेनली इन्वॉल्व्स अ 90 डिग्रीज एंगल. ऐसा होना चाहिए, मतलब आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए और जो बेस है चेयर का वो भी ऐसा होना चाहिए. दैट मीन्स जब आप एक चेयर पे बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बैठें. दिस इज अ रॉन्ग पोजीशन. इसकी वजह से ना एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है. एब्डोमेन प्रेशर से फिर आपका बैक पेन भी शुरू होता है. तो वाइल सिटिंग, अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं तो चेयर सपोज ऐसा है तो चेयर के पीछे एक पिल्लो लगाइए विच गिव्स द बैक सपोर्ट. तो जब आप ऐसे लीन करके बैठेंगे तब आपको बैक सपोर्ट भी मिलेगा और बैक पेन नहीं होगा इफ यू प्लेस अ पिल्लो. अगर आप सोफा पे भी बैठ रहे हैं तो सोफा इवन दो वो कुशन टाइप है लेकिन वो स्ट्रेट नहीं रहता है. तो प्लेसिंग अ पिल्लो एवरी टाइम, आप जहाँ भी बैठ रहे हो, एक सोफा पे बैठ रहे हैं, चेयर पे बैठ रहे हैं या फिर इवन बेड पे जब आप बैठते हैं, बेड के पीछे भी आप पिल्लो को ऐसा लगाइए. ऐसा लगाने से 2-3 पिल्लो लगाइए विच विल गिव यू सम फर्म सपोर्ट. तो ऐसा बैठने से आपको हमेशा क्या होगा, 90 डिग्रीज एंगल मेंटेन होगा. यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्रीज बनना चाहिए. 90 डिग्रीज एंगल इंडिकेट्स दैट आपका पोस्चर जो है वो सही है, इसलिए यू वोंट हैव एनी बैक पेन. देन कमिंग टू स्टैंडिंग, जब आप खड़े होंगे ऑब्वियसली थोड़े लोग ऐसा स्लाउच्ड खड़े रहते हैं, शोल्डर्स नीचे रहता है, नहीं तो फेस एक साइड रहता है, क्योंकि आपको आदत हो गई होगी पेट पकड़ पकड़ के चलने की. तो वाइल स्टैंडिंग आपको क्या करना है, स्टैंड स्ट्रेट. आपका पोस्चर स्ट्रेट, हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि ऐसा बेंड कर लिया, नहीं नहीं, बिल्कुल हमेशा ऐसा स्ट्रेट रहना है. और उसके हिसाब से आप मिरर में अपने आप को देख सकते हैं. ठीक है, आपका पोस्चर सही है नहीं है पूरा इवेल्युएट करके, हाँ ठीक है आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट.
और स्टैंडिंग स्ट्रेट के टाइम हैंड्स साइड पे होना चाहिए। आपको आदत हो गई होगी पेट पकड़ के चलने की, बट आफ्टर डिलीवरी अनकॉन्शियसली कभी हो जाता है, वो हाथ के पेट के ऊपर हाथ चला जाता है। तो हमेशा हाथ साइड रहने चाहिए और आपका पोस्चर स्ट्रेट रहना चाहिए। सिटिंग स्टैंडिंग। अब है मेन थिंग टॉयलेटिंग। ये डिलीवरी के बाद मेन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि अगर वो नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है, कुछ भी है, कंपलसरी वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज़ करिए। वेस्टर्न इज़ वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल। इंडियन टॉयलेट पे इफ़ यू आर प्रेफरिंग टू गो टू एन इंडियन टॉयलेट, आपको प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आपके स्टिचेस नॉर्मल डिलीवरी में तो आपके स्टिचेस रीओपन होने के चांसेस है, वेराज इन सी सेक्शन अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हो तो एब्डोमिनल मसल्स ऐसा क्रंच हो जाएंगे, मतलब कंप्रेस हो जाएंगे, उसकी वजह से पेन ज़्यादा होगा, विच अल्टीमेटली आपको बैक पेन ज़्यादा होगा उसकी वजह से। सो वेस्टर्न टॉयलेट इज़ वेरी हेल्पफुल। वेस्टर्न टॉयलेट में भी जब आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा बैठना है, सेम स्ट्रेट 90 डिग्रीज एंगल बैठना है। तो ये 90 डिग्रीज एंगल हम कैसे बैठेंगे वेस्टर्न टॉयलेट पे? तो थोड़ा सीधा बैक स्ट्रेट रख के पैरों के नीचे एक स्टूल रखिए सपोर्ट के लिए। मतलब आप कैसा बैठे, ऐसा है, ऐसा है, ये बैक है, ये बेस है, तो पैरों के नीचे जो है एक स्टूल रखिए। तो स्टूल आपको सपोर्ट देगा, मतलब आप ऐसे शेप में बैठेंगे, विच ऑल्सो गिव्स, मतलब आपका बैक स्ट्रेट है, आपको ना बैक पेन होगा और आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सिटिंग स्टैंडिंग टॉयलेटिंग हो गया। वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग करना है, पोस्चर हमेशा स्ट्रेट, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं मेक श्योर या पोस्चर आपका स्ट्रेट है। उसके बाद है बेड के अंदर आना और बेड से निकल के ऊपर, मतलब बाहर जाना। सो इन एंड आउट द बेड कैसा करना है, ये यूजुअली सी सेक्शन लोगों के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है व्हेन यू सिट, व्हेन यू स्टैंड। ठीक है, तो गेटिंग इन कैसा करना है कि आपको बेड के साइड पे बैठना है। बेड, अगर बेड ऐसा है तो आपको इस तरफ फेस करके ऐसे बैठना है। तो दिस इज बेड, आपको ऐसा बैठना है। ऐसा बैठने के बाद आपको आपका एल्बो बेड पे प्लेस करना है। ठीक है, तो यू हैव टू प्लेस योर एल्बो ऑन योर बेड। उसके बाद आपको बॉडी यहाँ से स्ट्रेट लाना है, लाने के बाद पैरों को ऊपर स्विंग करना है। तो आई टेल यू कैसा, एक और बार फिर से देखिए। दिस इज बेड, ये आप है, ठीक है, आपको ऐसा मुड़ना है, एल्बो रखना है नीचे, एल्बो रख के बॉडी स्विंग करके पैर ऊपर लाना है। वेरी इजी टेक्निक, बेड के अंदर कैसा आना है। और बेड से उठते टाइम वही करना है। आप सीधा सो रहे हैं बेड पे, साइड पे घूमिए, पैर नीचे करिए, एल्बो पे वजन लीजिए और सीधा बैठिए। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, बेड से ऊपर कैसे निकलना है, मतलब बेड से बाहर कैसे आना है। आप सीधा लेटे हुए हैं बेड पे, साइड पे मुड़िए, पैर नीचे करिए, एल्बो पे वजन लेके सीधा उठिए। तो ये बेड से उठने की है। बेड के अंदर जाने की और उठने की, दीज आर वेरी हेल्पफुल व्हेन आपको सी सेक्शन हुआ हो। इसकी वजह से आपको स्टमक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिस इज गेटिंग इन, आउट, सिटिंग, स्टैंडिंग, सब हो गया टॉयलेटिंग। इसके बाद है मेन क्वेश्चन, डाइट डाइट डाइट। डाइट है, डाइट यूजुअली डिलीवरी के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज यू ब्रेस्ट फीड योर बेबी, डाइटिंग इफेक्ट्स, तो आपको ब्रेस्ट फीड भी करना है। तो इस टाइम पे डाइटिंग ये करना है कि आपको ऐसे खाना है विच इंक्रीज या बूस्ट अप योर मिल्क सप्लाई, विच मिल्क सप्लाई इंप्रूव होगा, बेबी को अच्छा न्यूट्रिएंट्स भी जाएगा। तो आपको क्या करना है कि डाइट में मदर हॉर्लिक्स, यस आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिन लोगों ने भी बिफोर डिलीवरी या प्रेगनेंसी टाइम में लिया हो, मदर हॉर्लिक्स प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद इज़ वेरी हेल्पफुल, वो भी लैक्टेशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद है गार्लिक। गार्लिक में इतने कंपोनेंट्स है विच बूस्ट अप योर मिल्क सप्लाई, इट्स वेरी गुड। गार्लिक आप खाइए, इधर उसको थोड़ा सा घी में ऐसा ऐसा फ्राई करके खाइए या फिर कच्चा खा लीजिए, इट्स अप टू यू, आप जैसा खा सकते हैं।
उसके बाद आपको दूध, कंपल्सरी मिल्क पीना है। सबसे इम्पोर्टेंट डाइट में है पानी। मेक श्योर आप एवरी 1-1 घंटे को पानी पीजिए। आप जितना हाइड्रेटेड रहेंगे मिल्क सप्लाई उतना फास्ट रहेगा। और आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, लूकवार्म, थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा वैसा पानी पीजिए, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। तो हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है। उसके अलावा पानी दूध पी सकते हैं, आलमंड्स खाइए। सुबह जैसे ही उठते हैं आप गर्म पानी पी लीजिए, उसके बाद आप दूध जैसा पीते हैं। चाय कॉफ़ी अवॉइड कीजिए। चाय आप एक टाइम पी सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट दूध विदाउट शुगर एनीथिंग विल बी वेरी हेल्पफुल। उसके बाद जैसे ही दूध पी लिया, उसके बाद 5 बादाम खा लिए। बादाम खा के फिर आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ओट्स, ब्रेकफास्ट में ओट्स इज़ वेरी हेल्पफुल, जो मिल्क सप्लाई को बूस्ट करता है। ओट्स खाइए, नहीं तो दलिया खाइए, एनीथिंग विच यू प्रेफर। लेकिन दलिया अगर आप बना रहे हैं तो उसमें भी गार्लिक, गार्लिक पेस्ट या फिर गार्लिक को डाल के खाइए। और ये टिंडे की सब्जी, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं। टिंडा इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। ओके, आलू ऐसा मत खाइए। आलू खाने से स्टिचेस पे इचीनेस होता है। तो बस यही है डाइट। और कमिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ब्रेस्ट फीडिंग क्या है? डिलीवरी आप तो कैसा भी बिफोर प्रेगनेंसी आप एंजॉय कर लेते हैं, आफ्टर द बेबी और ब्रेस्ट फीडिंग इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस ये हैं कि वो आपका इम्यून लेवल अच्छा रखता है, बेबी का इम्यून सिस्टम सेफ रहता है। ब्रेस्ट मिल्क जो है बेबी इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, और वो जितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए वो सब बेबी को मिलता है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपके और आपके बेबी के बीच में बॉन्डिंग बढ़ाता है ब्रेस्ट फीड। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीड में हम फिजियोथेरेपिस्ट कैसा हेल्प कर सकते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग ये होता है, उसमें थोड़े कंडीशंस होते हैं, जैसे मैस्टिसिस या फिर ब्लॉक्ड डक्ट्स। तो मैस्टिसिस इज़ अ कंडीशन जहाँ पे आपको ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन होता है, इचिंग होता है, फॉलोड बाय मैस्टिस నేను ఎవరి దగ్గరికి వేసి నుంచి పిలుస్తాను. हेलो एवरीवन, आई एम बैक। आई एम सो सॉरी, बेबी उठ गया था, एकदम से सेशन एंड करना पड़ा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेट मी कंटिन्यू। हम ब्रेस्ट फीडिंग पे थे। ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा दौर है जहाँ पे इट इंक्रीज बॉन्ड बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड एंड इट कम्स विथ मेनी अदर चैलेंजेस। एक ऐसा कंडीशन है विच इज कॉल्ड मैस्टिसिस। मैस्टिसिस इज अ कंडीशन जिसमें आपका ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन होता है या फिर कभी इचिंग होती है। मैस्टिसिस हमेशा आप कैसा डिफरेंट कर सकते हैं? जब भी मैस्टिसिस मतलब किसी को होता है, इट कम्स विथ फीवर एंड बॉडी पेन्स। यस, फीवर और बॉडी पेन्स के साथ अगर आपको ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन या फिर ब्रेस्ट इचीनेस है, तो इट इज अ कंडीशन कॉल्ड मैस्टिसिस। उसमें हम ये करते हैं, आपको हॉट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी सजेस्ट करते हैं। हॉट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी में हम डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक्ड डक्ट्स। ब्लॉक्ड डक्ट्स वहाँ ऐसा कंडीशन है जहाँ आपका मिल्क सप्लाई कम हो जाता है। मतलब आप पंप करते टाइम यू कैन सी दैट आपका मिल्क सप्लाई पहले से कम है। और अगर आपको कोई हार्ड स्ट्रक्चर या रिजिड स्ट्रक्चर जब आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करते हैं मालूम होता है, so this indicates that it's a blocked duct। तो ब्लॉक डक्ट में ये होता है कि सेम हम हॉट थेरेपी ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि डक्ट जो है वो ब्लॉक हो गया है। तो हम लोग ब्लॉक डक्ट में या फिर ब्लॉक्ड ब्रेस्ट में जो है हम लोग हॉट थेरेपी यूज़ करते हैं।
सो हमें ये दो कंडीशंस हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, मैस्टिसिस और ब्लॉक्ड डक्ट। तो हम इस दोनों कंडीशंस में पहले हम लोग थेरेपी में आइदर हॉट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी यूज करते हैं। उसके बाद हम सिंपल मसाज टेक्निक यूज करते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी, और उसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड मशीन यूज करते हैं ब्रेस्ट पे, या फिर हम कभी कभी टेपिंग यूज करते हैं followed by hot compressions। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द मसाज टेक्निक। मसाज टेक्निक ये है कि आप जब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिन करते हो, आपको जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ पे ब्लॉक है, नहीं यहाँ पे ब्लॉक है, तो आप थोड़ा कोकोनट ऑयल या जो भी ऑयल आप यूज करते हैं, हेयर ऑयल भी चलेगा, जो भी ऑयल आप यूज करते हैं उसको थोड़ा गर्म कर लीजिए। मेक श्योर इट्स अ लिटिल हॉट। तो वो ऑयल को आप हीट करके एक बाउल में ले लीजिए। इतना भी ज्यादा हीट मत करिए कि आपको हाथ डुबाने में जले, थोड़ा हल्का फुल्का सा लाइट, थोड़ा गर्म। उसको लेके आपको जहां भी आपको लगता है कि हाँ, सपोज सामने यहाँ पे लंप है, तो 2 थम्स दोनों डिप करके ऊपर से नीचे प्रेशर लगा के मसाज करिए। कैसा करना है? ऊपर से नीचे ऐसा मसाज करना है। ठीक है, वो आप किसी भी साइड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। आपको जहां भी लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरा ब्लॉकेज है, बस ऑयल को थोड़ा गर्म करिए और ऐसा मसाज करिए। ठीक है, उसके बाद है हॉट थेरेपी। हॉट थेरेपी में हम दो चीजें करते हैं स्पेशली। ये है कि हॉट कंप्रेशन लेते हैं, मतलब आपके पास आइस पैक कुछ भी होगा, जेल पैक, जेल पैक को आप गर्म पानी में डाल दीजिए, तो वो जेल पूरा जो भी है पैक गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने के बाद आप ये करिए, उसको एक टॉवल में या फिर उसके साथ जो भी आपको कपड़ा दिया गया है वो लेके आपको जहाँ भी ब्लॉकेज है वहां पे हॉट कंप्रेशन लगाइए ब्रेस्ट पे। आप ऐसा हॉट थेरेपी कर सकते हैं। दूसरी हॉट थेरेपी ये है कि आप हॉट स्टीम बाथ ले सकते हैं। हाँ यस, तो गरम गरम शावर लीजिए, डायरेक्ट पानी आप ब्रेस्ट पे डालिए शावर के इसलिए। ठीक है, तो आप जैसे ही गर्म पानी लेंगे, आप थोड़ा ज्यादा, आप जितना नहाते हैं उससे थोड़ा गर्म ज्यादा लीजिए, तो आप ब्रेस्ट पे डायरेक्ट शावर करेंगे। उसके बाद ठीक है, तो आप हॉट स्टीम बाथ लीजिए। स्टीम या फिर आप टब बाथ भी ले सकते हैं। टब बाथ ये है जिसमें आपको पूरा पानी गर्म करके ऐसा सामने झुकना है, सो दैट आपके ब्रेस्ट जो है वो पानी में इमर्स हो, मतलब पानी में मर्ज हो, कि हाँ इतना तक एरिया जो भी है पानी में डूबा हुआ हो। तो गर्म पानी लगने से क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट के जो डक्ट्स हैं वो खुलते हैं, तो उसके हिसाब से मिल्क सप्लाई ज्यादा होता है। और फिर है कोल्ड थेरेपी। कोल्ड थेरेपी में हम आइस मसाज करते हैं और कोल्ड थेरेपी करते हैं। कोल्ड थेरेपी इज आइस मसाज, जिसमें आइस क्यूब लेकर सीधा हाथ में पकड़िए या फिर एक टॉवल में आइस क्यूब रख के, सेम आप जैसे मसाज टेक्निक में ऊपर से नीचे करते हैं, आइस क्यूब को भी ऐसे ही रोल करना है। तो कभी कभी जब इन्फ्लेमेशन रहता है, रेडनेस रहता है, तो मैस्टिसिस कंडीशन में इन्फेक्शननेस रहता है, तो वो टाइप इचिंग रहता है, रेड हो जाता है, तो उस टाइम पे आप आइस थेरेपी कर सकते हैं। जब गर्म है, इचिंग है, तो आप हॉट थेरेपी ना करें, क्योंकि उसके ऑलरेडी गर्म है और आप हीट लगाएंगे तो रैशेस होने के चांसेस हैं। तो ब्लॉक्ड डक्ट में आप जैसा भी, जब मिल्क सप्लाई कम हो जाता है, आपको मालूम हो जाएगा ब्लॉक्ड डक्ट है, तो आप हॉट थेरेपी करिए। जब आपको लगता है हाँ ये मैस्टिसिस है, मेरे को फीवर है, बॉडी पेन है, चिल्स है, खाने का मन नहीं है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट है, इचिंग है, रेडनेस है, तो वो मैस्टिसिस है। वो कंडीशन में आप क्या करिए, आइस थेरेपी लीजिए। तो आइस क्यूब मसाज ये है, तो आप ऊपर से नीचे पूरा ऐसे ऐसे जहां भी आपको लग रहा है कि रेडनेस है या कुछ स्वेलिंग है, वहां पे आइस मसाज कीजिए। आइस मसाज तब तक करिए जब तक आपका एरिया नम हो जाए, मतलब आपको वहां पे कोई सेंसेशन मालूम ना हो। ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब आपको कुछ सेंसेशन मालूम नहीं होता है तो इट्स टेक टाइम फिर से इचिंग आने के लिए या फिर रेडनेस आने के लिए, ज्यादा हीट होने के लिए, एज इट टेक्स टाइम। तो मैस्टिसिस कंडीशन ही वही है जहाँ पे आपको हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है ब्रेस्ट के अंदर। अब जब आइस से उसको कूल करते हैं तो वो कंडीशन क्या है, ग्रेजुअली कम होता है। तो आप ऐसा ये जो आइस क्यूब मसाज है या फिर कोल्ड कंप्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास हॉट पैक है वैसे कोल्ड पैक भी होगा, तो कोल्ड पैक को भी एक कपड़े में लेके डायरेक्ट आइस ऐसा लगा लीजिए,
आइदर आइस ऐसा लगाना है या फिर आइस को मसाज करना है। ये 2 टेक्निक्स हैं, हॉट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी और मसाज थेरेपी। देन कमिंग टू सम रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है, आपको रात में क्या होता है आफ्टर डिलीवरी भी पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, बैक पेन रहता है, तो उसके लिए ये थोड़े एक्सरसाइजेस है जो आप इनिशियली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको विगरसली ज़्यादा कर लिया, कि हम एक्सरसाइज हमेशा वीक वाइज करते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स हम कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन क्लासेस या फिर छोटे मोटे एक्सरसाइजेस देते हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। 3 मंथ्स के बाद जब आपका बॉडी फिट हो जाता है कि हाँ हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम टॉलरेट कर सकते हैं, उसके बाद जब बेबी भी ब्रेस्ट फीड के लिए हैबिचुएट हो जाता है 3rd मंथ तक, उसके बाद ही हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। 3rd मंथ के बाद भी हम छोटे छोटे एक्सरसाइज लेके ईयर एंड या फिर जब तक बेबी 1 ईयर का नहीं हो जाता है तब तक हम विगरस एक्सरसाइज, मतलब आज 2-3 एक्सरसाइज किया तो नेक्स्ट डे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना, ऐसा करते हैं। तो अभी ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आप 3 मंथ्स तक कर सकते हैं। ये ऐसा एक्सरसाइजेस है। फर्स्ट है मसाज टेक्निक। अगर आपको बैक पेन है या ये नॉर्मल जहाँ पे भी आपको मसाज करना है, ये याद रखिए ऑयल को बस हीट करके ऊपर से नीचे डायरेक्शन में ही मसाज करना है। ऐसा नहीं कि नीचे से ऊपर गए, नहीं, नीचे से ऊपर कभी भी नहीं जाना है। वो हाथ शोल्डर पेन है, हाँ ऊपर से नीचे, या बैक पेन है, बैक पेन भी ऊपर से नीचे ही आना है। तो ऑयल मसाज कर लेके ऊपर से नीचे ही मसाज करना है, ठीक है। मसाज टेक्निक हो गया। फिर उसके बाद है जेकबसन्स रिलैक्सेशन टेक्निक। जेकबसन्स रिलैक्सेशन टेक्निक आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस चेयर पे बैठना है 90 डिग्रीज एंगल पे और दोनों पैरों को ऐसा ऊपर उठाना है। ऊपर उठा के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब ऐसा मसल्स को टाइट कर लेना है। टाइट करके एक 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट करके रिलैक्स करके पैर नीचे छोड़ देना है। फिर से बताती हूँ, कहीं पे भी आप चेयर पे, बेड पे, कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। आपको सीधा बैठना है, पैर दोनों ऐसे सीधा सामने उठा के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, रिलैक्स, पैर नीचे करना है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और पैर दर्द जो भी है, और मेन इम्पॉर्टेंट थिंग क्रैम्प्स बहुत कम हो जाते हैं ये करने से, ठीक है। ये था जेकबसन्स टेक्निक। अब है मिशेल्स टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन। मिशेल्स टेक्निक ऑफ रिलैक्सेशन में आपको ये करना है कि अगर आपको बैक पेन, नेक पेन है फॉर सपोज, तो आप ऐसा सोते हैं तो नेक पेन है, नेक के नीचे 3-4 पिलो रख लिए तो नेक आपका ऐसा एलिवेट हो जाएगा, मतलब नेक उठ जाएगा। बैक पूरा स्ट्रेट है, नेक ऐसा है, तो ये पोजीशन में आपको रिलैक्सेशन नेक और शोल्डर्स को मिलेगा। अगर आपको नी पेन है तो नी के नीचे 3-4 पिलोस लगाइए, आपका हेड ऐसा है, बैक ऐसा है और नी के तरफ आपका पैर उठा हुआ है। ये करने, आपको बैक पेन भी है तो हेड के नीचे 3 पिलो, बैक के नीचे 2 पिलो रख के सोइए तो आप थोड़ा समवॉट ऐसा होंगे। तो हेड एलिवेटेड, बैक सपोर्टेड और लेग स्ट्रेट। तो मिशेल्स टेक्निक ये है, जहाँ भी आपको जिस एरिया में पेन है वो एरिया एलिवेट होना चाहिए, मतलब सीधा नहीं, थोड़ा उठ के होना चाहिए। उसकी वजह से ब्लड सप्लाई इंप्रूव होके आपको पेन कम होगा। ये थे 2 टाइप ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स। फिर है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हर किसी को होता है। अगर प्रेगनेंसी में तो वो कंपलसरी रहता है, आफ्टर प्रेगनेंसी यू हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करने के लिए मैं आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगी। मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एकदम से सांस फूल रही है, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले डीप इनहेलेशन फिर एक्सहेलेशन। मतलब पहले आप सीधा बैठ के जोर से सांस अंदर लीजिए। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, आपका पेट जो है वो अंदर पीछे की तरफ जाना चाहिए। डीप इनहेलेशन, गैप देके नॉर्मल रिलीज करिए। ये फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप है डीप एक्सहेलेशन। मतलब आप नॉर्मल सांस लीजिए, रोक के सांस छोड़ते टाइम लंबी सांस छोड़िए। मतलब आपका पेट जो है बाहर आना चाहिए। जब आप लंबी सांस लेते हैं, डीप इनहेलेशन, आपका पेट जो है अंदर की तरफ जाना चाहिए। वो है पहला तरीका। दूसरा तरीका है डीप एक्सहेलेशन। मतलब आप लंबी सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए।
ये 2 एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं जिससे आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको सो के जो एक्सरसाइजेस करना है, यही सो के ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप लेटे हुए भी कर सकते हैं। जब आप लेटे हुए कर रहे हैं तो ये आपको बैक सपोर्ट देता है। तो आप ऐसा सीधा सोए हुए हैं और आपके नीज फोल्डेड है, ठीक है। आप ऐसा सो के नीज फोल्ड करके रखते हैं और जब आप डीप इनहेलेशन करते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। अंदर की तरफ जाते टाइम आप कैसे जमीन पे लेटे हुए हैं, तो जब पेट अंदर की तरफ जाता है आपका बैक जमीन को टच करता है। गैप देके रिलीज करिए। ये टमी एक्सरसाइज 1। सेकेंड एक्सरसाइज है सेम डीप एक्सहेलेशन। जब आप लंबी सांस छोड़ते हैं तो आपका बैक जो है थोड़ा ऊपर आता है। ये 2 एक्सरसाइजेस आप टमी के लिए भी कर सकते हैं। बैठे बैठे अगर आप करेंगे तो वो ब्रीथिंग के लिए हो जाएगा, अगर आप सोते हुए कर रहे हैं तो वो बैक पेन के लिए हो जाएगा। ये इनिशियल एक्सरसाइजेस है जो 3 मंथ्स के लिए ही करना चाहिए। उसके बाद जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मेरे को एक मॉडल मिलेगा और मैं आपको हर एक एक्सरसाइज बताऊंगी कैसा करना है। थैंक यू सो मच।